यह कहानी तब शुरू होती है जब मलिक कफूर, जो अलाउद्दीन खिलजी का हिजड़ा प्रेमी था, अपने वारंगल अभियान से लौटकर दिल्ली पहुंचा। उसके साथ दक्षिण की कई चौंकाने वाली जानकारियां भी थीं। 1310 की शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक कफूर को वारंगल पर चढ़ाई का आदेश दिया। मलिक कफूर ने विशाल सेना के साथ जनवरी 1310 में वारंगल को चारों ओर से घेर लिया। यह नगर काकतीय वंश की राजधानी था, जहां महाराजा प्रतापरुद्र का शासन था, एक ऐसे शासक जो दक्षिण भारत की सीमाओं की रक्षा में दृढ़ थे। वारंगल की रक्षा प्राचीन दुर्गों और दीवारों से सुसज्जित थी, लेकिन मलिक कफूर की रणनीति ने शहर को भीतर से तोड़ दिया। महीनों तक खाद्य और जल की आपूर्ति रोक दी गई, जिससे नगरवासियों में भुखमरी और बीमारी फैलने लगी। काकतीय सेना ने वीरता से मुकाबला किया, लेकिन अंततः संसाधनों की कमी के कारण महाराजा प्रतापरुद्र को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस आत्मसमर्पण के साथ ही मलिक कफूर ने नगर के प्रमुख मंदिरों और कोषागारों पर अधिकार कर लिया। अमीर खुसरो लिखता है कि मलिक कफूर को वहां से असंख्य हाथी, घोड़े, रत्न और स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुईं। वारंगल से लाए गए सबसे कीमती रत्नों में एक अद्वितीय हीरा भी शामिल था, जिसे बाद में कोहिनूर के नाम से जाना गया। हालांकि यह बात पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है कि कोहिनूर हीरा वारंगल से ही प्राप्त हुआ था, लेकिन कई मध्यकालीन स्रोतों, जैसे कि फारसी इतिहासकारों और कुछ ब्रिटिश अभिलेखों में इस संभावना का उल्लेख मिलता है कि यह हीरा काकतीय कोष से ही दिल्ली लाया गया था। यह हीरा बाद में दिल्ली सल्तनत, बाबर, शाहजहां, नादिर शाह और अंततः अंग्रेजों के हाथों में पहुंचा। प्राप्त रत्नों, सोने और संपत्ति को ऊंटों और हाथियों पर लाद कर दिल्ली लाया गया, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने इस विजय का जश्न धूमधाम से मनाया। महाराजा प्रतापरुद्र को एक अधीन शासक के रूप में स्थापित कर दिया गया, जिससे वह हर वर्ष दिल्ली को कर देते रहे। मलिक कफूर ने दक्षिण भारत को नजदीक से देखा था और अलाउद्दीन खिलजी को बताया कि वारंगल के भी दक्षिण में और भी समृद्ध सल्तनतें हैं, द्वारा समुद्र और माबर जैसी रियासतें, जिनकी दौलत और शक्ति कल्पना से परे थी। खासतौर पर माबर के राजा के पास 500 विशाल हाथियों का जिक्र करते हुए मलिक कफूर ने इस दूर दराज राज्य पर हमला करने की इच्छा जाहिर की। अलाउद्दीन खिलजी, जो अपने वजीरों से भी अधिक महत्वाकांक्षी था, चाहता था कि उसका परचम हिंदुस्तान के सबसे सुदूर कोनों तक पहुंचे। उसने निश्चय किया कि मलिक कफूर को एक और दक्षिणी अभियान की कमान सौंपी जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य पहले जैसे ही था, लूटपाट करना। 20 नवंबर 1310 को मलिक कफूर एक विशाल सेना के साथ माबर की ओर रवाना हुआ। माबर एक तटीय इलाका था जो तमिलनाडु के कोस्टल रीजन्स पर था, और कहा जाता है कि वह दिल्ली से इतना दूर था कि वहां पहुंचने में एक आदमी को 12 महीने लग सकते थे। उधर जब मलिक कफूर होयसाल राज्य की राजधानी की ओर कूच कर रहा था, उसी समय होयसाल राज्य के राजा वीर बल्लाल देव तृतीय अपनी सेना के साथ दक्षिण की ओर रवाना हो चुके थे। दक्षिण भारत की राजनीति उस समय अशांत और उलझी हुई थी। उसी समय पांड्य राज्य के राजा मारवर्मन कुलशेखर के 2 पुत्रों सुंदर पांड्य और वीर पांड्य के बीच विरासत को लेकर संघर्ष चल रहा था। राजा ने अपने छोटे पुत्र वीर पांड्य को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिससे बड़ा बेटा सुंदर पांड्य बौखला गया। इसी गुस्से में उसने अपने पिता की हत्या कर दी और मदुरई में स्वयं को राजा घोषित करवा लिया। इस विश्वासघात से 2 भाइयों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। वीर पांड्य ने अपने चचेरे भाइयों की सहायता से सुंदर पांड्य को पराजित कर दिया। पराजित होकर सुंदर उत्तर की ओर भागा और दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी या फिर दक्षिण में मौजूद मलिक कफूर से सहायता की अपील की। इसी राजनीतिक उठापटक का लाभ उठाने के इरादे से वीर बल्लाल तृतीय अपनी सेना के साथ दक्षिण की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन्हें यह समाचार मिला कि मुस्लिम सेना ने उनकी ही रियासत पर आक्रमण कर दिया है। यह खबर उनके लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी और वह तुरंत अपनी राजधानी की रक्षा के लिए लौट पड़े। इस बीच बंदरूज नामक स्थान पर मलिक कफूर को होयसाल और पांड्य राज्यों की संपूर्ण स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। उसने तत्काल एक युद्ध परिषद बुलाई और रणनीति तय कर ली। इसके बाद 14 फरवरी 1311 को वह चुने हुए 10,000 घुड़सवारों के साथ कूच कर गया।
राजा वीर बल्लाल, जो समय रहते अपनी राजधानी लौट चुके थे, ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों से विचार विमर्श किया। सभी ने एकमत से सुझाव दिया कि आत्मसमर्पण की तुलना में युद्ध अधिक सम्मानजनक होगा, क्योंकि यदि अब शर्मनाक सुलह कर ली गई तो राज्य की प्रतिष्ठा कभी बहाल नहीं हो पाएगी। इस कठिन परिस्थिति में वीर पांड्य ने राजा बल्लाल की सहायता के लिए अपनी सेना भेज दी, लेकिन राजा बल्लाल शुरुआत से ही निराश थे। उन्होंने कुछ छोटी मोटी झड़पों में भाग लिया, परंतु खुली जंग से बचते रहे। इसी दौरान उन्होंने गैसुमल नामक एक व्यक्ति को भेजकर मुस्लिम सेना की स्थिति और शक्ति का पता लगाने का आदेश दिया। उन्हें पता चला कि सामने वाली सेना अत्यंत युद्ध कुशल थी और कई राजा भी इसके आगे समर्पण कर चुके थे। यह जानकारी मिलने के बाद बल्लाल देव ने संधि की पेशकश कर दी। इस संधि के जवाब में मलिक कफूर ने 3 स्पष्ट प्रस्ताव सामने रखे। पहली, अलाउद्दीन खिलजी का आदेश है कि सभी राजाओं के समक्ष पहले इस्लाम स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा जाए। यदि वे इसे स्वीकार न करें तो उनकी गर्दन पर जजिया कर का तौक डाला जाएगा, और अगर वे यह भी स्वीकार न करें तो अंततः उनके सिर को उनके शरीर के भार से मुक्त कर दिया जाएगा। ज़ियाउद्दीन बरनी तारीख ए फिरोज शाही में बताते हैं कि मलिक कफूर ने हर पराजित राज्य के सामने यही 3 विकल्प रखे। यह कोई सामान्य प्रस्ताव नहीं था, बल्कि तलवार के दम पर धर्मांतरण कराने की एक योजना थी। जो लोग इसे मानने से इनकार करते थे, उन्हें तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाता या आजीवन दास्ता की पीड़ा सहनी पड़ती। इस नीति के तहत हजारों लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, जिससे दक्षिण भारत की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना पर गहरी चोट पहुंची। राजा वीर बल्लाल देव ने अंततः दूसरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हर साल जजिया यानी कर देने का वादा करते हुए उन्होंने मुस्लिम सेना को ट्रिब्यूट के रूप में खजाना और घोड़े सौंपने की प्रक्रिया उसी रात शुरू कर दी। संधि की शर्तें पूरी होने के बाद मलिक कफूर ने द्वार समुद्र, जो होयसला का राजधानी था, में 1 सप्ताह तक डेरा डाले रखा। उसके बाद उसने राजा वीर बल्लाल देव से आग्रह किया कि वह माबर तक के मार्ग में उसकी अगुवाई करे, क्योंकि वही इस दुर्गम और अपरिचित भूभाग से परिचित था। इस प्रकार राजा बल्लाल देव ने अपनी ही बहन समान रियासत को एक भीषण विध्वंस की ओर अग्रसर कर दिया। द्वार समुद्र से मलिक कफूर ने 10 मार्च 1311 को माबर की ओर प्रस्थान किया। फुतूह उस सालीन के लेखक के अनुसार अब राजा बल्लाल देव भी मलिक कफूर के साथ था और उसे इस अज्ञात, कठिन और जटिल भूभाग में मार्ग दिखा रहा था। 5 कठिन मंजिलों के बाद मलिक कफूर की सेना माबर की सीमा पर पहुंच गई। प्रतिदिन इन सेनापतियों में से कोई एक स्थानीय भाषा बोलने वाले कुछ निवासियों को साथ लेकर आगे बढ़ता और शत्रु की गतिविधियों और स्थिति की जानकारी लेकर वापस लौटता। इसी रणनीति के बल पर मलिक कफूर की सेना आगे की योजना बनाती और मार्गदर्शन पाती रही। सेना ने इसके बाद तारमाली और तबर पार किए और मर्दी नामक शहर में पहुंची, जहां मुस्लिम सेना ने नगरवासियों का सामूहिक नरसंहार कर दिया। जैसे ही सेना बिरधुल नामक स्थान पर पहुंचे, माबर के राजा वीर पांड्य भयभीत होकर कंदूर भाग गए, लेकिन वहां भी उन्हें चैन नहीं मिला और वह घने जंगलों की ओर निकल गए। मलिक कफूर उनकी खोज में लगातार पीछा करता रहा। इस दौरान दक्षिण भारत के लगभग 20,000 मुसलमान, जो पहले हिंदू पक्ष की सेना में लड़ रहे थे, अब मलिक कफूर की सेना में शामिल हो गए। उन्हें माफ कर दिया गया और उन्हीं की सहायता से राजा वीर पांड्य की वर्तमान स्थिति का पता लगाने की कोशिश की गई। लेकिन भारी बारिश की वजह से फौज को दोबारा बिरधुल लौटना पड़ा। हालांकि पीछा यहीं समाप्त नहीं हुआ। सेना ने एक बार फिर से कूच किया। इतिहासकार अमीर खुसरो अपनी किताब खजाइन उल फुतूह में लिखते हैं कि मलिक कफूर के अभियान के दौरान नगरों और गांवों में उसकी सेना ने बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों को बंदी बनाया। सैनिक घरों में घुसकर महिलाओं को जबरन घसीटते हुए बाहर निकालते, बच्चों को उनकी मांओं से अलग करते और उन्हें गुलामी के लिए दूर दराज के इलाकों में भेज दिया जाता। बंदी बनाई गई महिलाओं की चीखें और बच्चों का रोना इन नगरों की सड़कों पर गूंजता रहा। यह केवल युद्ध नहीं था, बल्कि मानवता को रौंदने का क्रूर प्रयास था। इसी बीच एक गुप्त सूचना मिली कि राजा वीर पांड्य कंदूर में है। मलिक कफूर तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन तब तक राजा वीर पांड्य वहां से भी भाग चुके थे। हालांकि वहां 120 हाथी मिले, जिन पर कुछ खजाना भी लदा हुआ था। दरअसल
यह स्पष्ट हो चुका था कि मलिक कफूर का असली उद्देश्य सुंदर पांड्य की मदद नहीं, बल्कि राजा वीर पांड्य को पूरी तरह समाप्त करना था। कंदूर में पहुंचने के बाद उसने आम जनता पर भयंकर अत्याचार किए और नरसंहार करवाया। अमीर खुसरो अपनी किताब खजाइन उल फुतूह और ज़ियाउद्दीन बरनी अपनी किताब तारीख ए फिरोज शाही में विस्तार से बताते हैं कि मलिक कफूर की सेना जिन नगरों और गांवों में पहुंचती, वहां छोटी सी अवज्ञा या प्रतिरोध की कोशिश करने वालों को सार्वजनिक रूप से यातनाएं दी जाती थीं। कुछ नागरिकों को चौराहों पर सरेआम कोड़ों से मारा जाता, कुछ के शरीरों को बेरहमी से काटा जाता और कई बार उन्हें शहर के मुख्य द्वार पर सूली पर टांग दिया जाता था। मृतकों के शवों को कई दिनों तक लटकाए रखा जाता था ताकि आसपास के इलाकों में भय फैल सके और लोग फिर कभी प्रतिरोध का साहस न जुटा सकें। राजा वीर पंड्या तो पहले ही भाग चुके थे। अनुमान लगाया गया कि वह जात कूट की ओर निकल गए हैं। मलिक कफूर ने उधर कूच करने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में झाड़ियां और कांटों से भरे जंगल ने सेना की गति रोक दी। वह निराश होकर दोबारा कंदूर लौट आया और वहां बचे हुए हाथियों और छिपे हुए खजानों को ढूंढने लगा। इसी दौरान उसे पता चला कि कंदूर के आसपास कई मंदिरों और स्थलों में भी अपार संपत्ति छिपी हुई है। उसे यह जानकारी भी मिली कि ब्रह्मपुरी की ओर भी खजाना मौजूद है। सेना ने अपना अभियान जारी रखा और 16 अप्रैल 1311 को वे मदुरई पहुंचे, जहां उन्हें उम्मीद थी कि राजा वीर पांड्य छिपे हुए होंगे। लेकिन मदुरई में भी राजा वीर पांड्य अपने परिवार और खजाने के साथ पहले ही भाग चुके थे। यह दृश्य देखकर मलिक कफूर बुरी तरह क्रोधित हो उठा। जब मलिक कफूर को राजा वीर पांड्य हाथ नहीं लगा तो उसका क्रोध सारी सीमाएं लांघ चुका था। अब उसकी नजर मदुरई के सबसे भव्य और प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर पर जा टिकी, जो सदियों से दक्षिण भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान था। अपने सैनिकों को आदेश देते हुए मलिक कफूर ने मंदिर परिसर में प्रवेश किया। सैनिक तलवारें, हथौड़े और लोहे के औजार लेकर मंदिर में घुस गए। परिसर में मौजूद श्रद्धालु घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सैनिकों ने निर्ममता से उन्हें बाहर खदेड़ा और जो भी प्रतिरोध की कोशिश करता उसे वहीं मौत के घाट उतार दिया जाता। फिर शुरू हुई मंदिर की संपदा और मूर्तियों की विध्वंसक लूटपाट। सैनिकों ने मंदिर की विशालकाय बहुमूल्य मूर्तियों को निर्ममता से तोड़ना और खंडित करना शुरू किया। मंदिर की मुख्य देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर की दुर्लभ रत्न जड़ित मूर्तियां बर्बरता के साथ उखाड़ी गईं। सोने चांदी के आभूषण, मुकुट और पवित्र वस्त्र भी सेना द्वारा निर्ममता से छीने गए। मंदिर के गर्भगृह में स्थित ऐतिहासिक शिवलिंग को भी नहीं बख्शा गया। सैनिकों ने उसे लोहे की भारी छड़ों से अपमानित किया। मूर्तियों पर लगे बहुमूल्य हीरे जवाहरात निकाल लिए और गर्भगृह के आसपास रखे गए अन्य कीमती सामान लूट लिए गए। मंदिर के भंडार गृहों को तोड़कर अंदर मौजूद विशाल संपदा बाहर निकाली गई। लूटपाट के बाद भी मलिक कफूर की क्रूरता थमी नहीं। उसने मंदिर को आग के हवाले करने का आदेश दिया। देखते ही देखते इस पवित्र तीर्थ स्थल के कई हिस्से आग की लपटों से घिर गए। मंदिर की दीवारें और स्तंभ धुएं से काले पड़ने लगे और पूरा मदुरई एक भयावह मंजर देखता रहा। मीनाक्षी मंदिर पर हुए इस आक्रमण ने मदुरई ही नहीं, पूरे दक्षिण भारत के इतिहास पर एक अमिट निशान छोड़ दिया। अब उसका सब्र पूरी तरह टूट चुका था। महीनों से वह राजा वीर पांड्य को ढूंढता फिर रहा था। शहरों से लेकर जंगलों तक, पहाड़ों से लेकर दर्रों तक, हर जगह, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिल रही थी। उसकी थकावट अब क्रोध में बदल चुकी थी। अब जब मलिक कफूर के पास अपार खजाना और सैकड़ों हाथी एकत्र हो चुके थे, उसने दक्षिण के इस ऐतिहासिक अभियान को समाप्त कर दिल्ली लौटने का निर्णय लिया। इस समारोह में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल था, राजा बल्लाल देव। वही राजा जो मलिक कफूर के साथ माबर तक गया था और दक्षिण की तबाही में सहायक रहा। अब वह मलिक कफूर के साथ ही दिल्ली लौटा था। अलाउद्दीन खिलजी उसकी वफादारी और सहयोग से अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा बल्लाल देव कुछ समय तक दिल्ली में रहा और फिर अपने राज्य द्वारा समुद्र लौट गया, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने उसका राज्य पुनः बहाल कर दिया था। इसके अगले ही वर्ष 1212 से
1213 में मलिक कफूर को तीसरी बार दक्षिण भारत की ओर रवाना किया गया। इस बार कारण था देवगिरी की बगावत। उस समय सिंघन देव सिंहासन पर बैठे थे। जब से मुस्लिम सेनाएं दक्षिण में प्रवेश करने लगी थीं, सिंघन देव ने कभी भी दिल्ली की सल्तनत की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया था। 1296 में देवगिरी की पहली हार और उनकी मंगेतर को जबरन छीन लिए जाने जैसी घटनाओं ने उनके भीतर विद्रोह की चिंगारी को भड़का दिया था। 1312 या 1313 में जब सिंघन देव राजा बने, उन्होंने दिल्ली सल्तनत से सारे संबंध तोड़ दिए और खुद को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इस बीच तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्र, जो या तो डर गया था या फिर अपनी दी गई कस्में निभाना चाहता था, उसने 20 हाथियों और एक पत्र के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी को यह सूचित किया कि वह हर वर्ष कर देने को तैयार है, बशर्ते कोई प्रतिनिधि नियुक्त किया जाए जो यह वसूली कर सके। अलाउद्दीन खिलजी ने यह निवेदन स्वीकार कर लिया और आदेश दिया कि मलिक कफूर देवगिरी पर चढ़ाई करे, राजा सिंघन देव को पराजित करे और उनके स्थान पर स्वयं को वहां का गवर्नर घोषित करे। इसके बाद मलिक कफूर ने पुनः दक्षिण की ओर प्रस्थान किया और जो भी उसके सामने विद्रोह करता मिला, उसने अपनी विशाल सेना के दम पर उसे कुचल दिया। उसने सबसे पहले देवगिरी का रुख किया, जहां उसका सामना राजा सिंघन देव से एक भयंकर युद्ध में हुआ। यह वीर, जिन्होंने जीवन भर दिल्ली की सत्ता को अस्वीकार किया था, अब मलिक कफूर के तीव्र और रणनीतिक हमलों के सामने अधिक देर तक टिक नहीं पाए और अंततः रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। देवगिरी और यादवों की समस्त जमीनों को पुनः सल्तनत के अधीन करने के बाद मलिक कफूर ने तेलंगाना और होयसालों के कई सुदूर इलाकों में भी हमले किए। उसकी बढ़ती हुई शक्ति और दबदबे ने दक्षिण में ऐसी दहशत पैदा कर दी कि दिल्ली सल्तनत के खिलाफ बची खुची हर संभावित बगावत का अंत हो गया। दिल्ली की फौज न सिर्फ अपार दौलत उत्तर ले गई, बल्कि अपने रास्ते में आए हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थलों और मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। इन स्थानों को न केवल लूटा गया, बल्कि उन्हें अपवित्र किया गया और कई बार तो पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। ये हमले केवल राजनीतिक नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान पर भी घातक चोट थे। पूरे अभियान के दौरान शायद ही कोई ऐसा अवसर आया जब मलिक कफूर को किसी बड़ी या संगठित चुनौती का सामना करना पड़ा हो। इसके पीछे एक अहम वजह दक्षिण भारत की आपसी कलह और फूट थी। देवगिरी, काकतीय, होयसाल और पांड्य जैसी रियासतें आपसी संघर्षों में उलझी रहती थीं। यह स्थिति उत्तर भारत के राजपूत राज्यों की तरह ही थी, जहां कभी एकजुट प्रतिरोध दुर्लभ था। स्थिति तब और भी विडंबनापूर्ण हो गई जब इन राज्यों ने बाहरी मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ उन्हीं की मदद लेनी शुरू कर दी। रामचंद्र, जो राजा सिंघन देव का पिता था, ने मलिक कफूर को काकतीय और राजा वीर पांड्य पर हमलों में समर्थन दिया। राजा बल्लाल देव ने मलिक कफूर को माबर तक का कठिन रास्ता दिखाया और सुंदर पांड्य ने तो अपने ही सौतेले भाई के खिलाफ मलिक कफूर से मदद की भीख मांगी, जिससे उसकी खुद की ही रियासत तबाह हो गई। दिल्ली के तुर्क सिपाही केवल लूटपाट के भूखे नहीं थे, बल्कि वे धार्मिक जोश, अनुशासन और सैन्य रणनीतियों के भी सशक्त प्रतीक थे। एक दिलचस्प संयोग यह भी था कि दक्षिण भारत का इलाका कई सेनापतियों और राजकुमारों के लिए अपने राजनीतिक करियर की सीढ़ी बन गया। अलाउद्दीन खिलजी से लेकर महाबत खान, शाहजहां और औरंगजेब तक सभी ने अपने अपने समय में दक्षिण से ही अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वारंगल से लौटते समय मलिक कफूर ने राजा वीर पंड्या की पूरी रियासत को निचोड़ लिया था, यहां तक कि किले की आखिरी कील तक अपने कब्जे में कर ली थी। और जब इस लूट का हर एक कण दिल्ली पहुंचा दिया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी को उन क्षेत्रों को सल्तनत में मिलाने की जरूरत ही नहीं रही। राजपूताना में लगातार होने वाले संघर्षों ने उसे विलय की नीति के नुकसान बखूबी सिखा दिए थे। वह यह गलती दोबारा दक्षिण में नहीं दोहराना चाहता था। वास्तविकता तो यह है कि दक्षिण की फतहें कभी भी पूरी तरह मुकम्मल नहीं हो सकी। देवगिरी, वारंगल, द्वारसमुद्र और माबर जैसे क्षेत्र भले ही लूट या समझौतों के माध्यम से पराजित किए गए, लेकिन राजा सिंघन देव ने कभी पूर्ण रूप से हार नहीं मानी। राजा प्रताप रुद्रदेव ने झुकने से इनकार कर दिया। होयसालों के राजकुमार ने पांड्य राजा को हरा नहीं पाया।
बल्कि एक उजड़ा हुआ इलाका देकर पीछे हट गया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।